Hello guys, myself CM Dikshit and today we are going to discuss about the factors affecting the rate of reaction। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है एंड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभाव डालते हैं उस पर। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे गाइस कुछ फैक्टर्स लेकर रखे हैं एंड दीज आर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कैसा नेचर होगा इस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, ये भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। एंड थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने और घटाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह से और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स क्या है, जब किसी हम रिएक्शन को रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम एक एक करके फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो गाइज पहला फैक्टर यहाँ पे हम फर्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 1 इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में इसमें भी हम इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए। तो नेचर कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि फिजिकल साइज ले लें हम, उसका सरफेस एरिया ले लें, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका सरफेस एरिया ले लें, या फिर उनका साइज ले लें कि जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज के हैं या छोटे साइज के हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पे, उसकी फिजिकल स्टेट भी हो सकती है। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन नेचर पे होती हैं और रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो इसमें भी फर्दर कंडीशंस आती हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। जैसे कि हम बात करते हैं पहले फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं गाइस, तो आपको पता होगा कि नेचर में 3 फिजिकल स्टेट होती हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड और तीसरी होती है गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एक प्लाज्मा फॉर्म होती है, वो नहीं, आप इन तीनों को देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लिया वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और क्यों होगा। अब देखो क्या, जैसे हम क्या करते हैं कि गैस से लिक्विड की तरफ जाते हैं, देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा जो होगी, सबसे फास्ट रिएक्शन होगी हमारी गैसियस फॉर्म में। और क्यों होगी आगे बताएंगे अभी। तो सबसे फास्ट रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होगी, तो सबसे स्लो कौन सी होगी, सॉलिड में। सबसे स्लो होगी सॉलिड में, उससे फास्ट होगी लिक्विड में, और सबसे फास्ट होगी गैस में, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमने बता दिया रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ गाइस कि जैसे अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम चलें, तो जो पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो यहाँ पे डिक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। जब इनके बीच का सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है और गैस में बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो जब मॉलिक्यूल के बीच में
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे तो वो फ्रीडम महसूस करेंगे। फ्रीडम, जितनी ज़्यादा फ्रीडम होगी उतना ही ज़्यादा वो आपस में कोलिजन करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ज़्यादा फ्रीडम मिलेंगे, करेंगे, फ्रीडम ज़्यादा महसूस करेंगे। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर मोर कोलिजन। जितना ही मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, उतना ही मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे, और फ्री होंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन वहां पे बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब जितनी बार वो टक्कर मारते हैं आपस में इधर उधर। अब क्या है, जब फोर्स कम होगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है वो। लेकिन जब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अगर इन दोनों को हम रस्सी से बांध दें तो वो यहीं पे रह सकते हैं, लेकिन रस्सी से खोल दें तो इसको इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी गिरा सकते हैं, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट तो हो गया हमारा। सेकंड फैक्टर इसमें क्या होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में गाइस, इसका जो बी फैक्टर होता है, दिस इज साइज ऑफ पार्टिकल का साइज। और साइज ऑफ पार्टिकल जब भी हम बात करेंगे तो इस केस के लिए हम ओनली इस केस में ओनली हम सॉलिड्स को रखेंगे, लिक्विड और गैस को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं ओनली फॉर सॉलिड्स। ठीक है, ओनली फॉर सॉलिड्स। अब देखिए गाइस, तो पहले हम इसको लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज inversely proportional to the size and also directly proportional to the surface area। अब ये ऐसा होता क्यों है, अब ये ऐसा क्यों लिखा हमने, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है, स्टोन है, और वो भी स्टोन, हाँ चलिए ठीक है, आपके पास इतना बड़ा सा स्टोन है। ठीक है, अब उस स्टोन को क्या किया आपने, उसको ग्राइंडर में डाल करके उसको पिसाई कर ली, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर पहले स्टार्टिंग केस में क्या है, आपने एक स्टोन को एक जगह पे रखा तो उसने कितनी जगह घेरी, जितना स्टोन कवर करेगा उतनी जगह घेरेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या किया आपने कि उसको एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और अब उस पाउडर को एक लेयर में पूरी जमीन पे बिछा देंगे आप। तो अब देखो कितनी सरफेस एरिया उसने कवर कर लिया। तो पहले क्या था, एक सिंगल लार्ज बड़ा सा मॉलिक्यूल था, उसका बड़ा सा उसका स्टोन था वो। लेकिन अब क्या हुआ, उसको छोटे छोटे पीसेस में हमने बांट दिया। वॉल्यूम तो सेम है, बट सरफेस, जब कोई बड़ी सी चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा रिएक्शन करेंगे, क्योंकि अब जो सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया के टच में आ रहे हैं कौन, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो ज्यादा रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। और भी एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा, तो अगर हम ग्लास में पानी रख दें तो उसको इवेपोरेट होने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर उसी ग्लास के पानी को हम फर्श पे डाल दें तो फर्श पे डालने पे क्या है, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। और सरफेस एरिया का मतलब कांटेक्ट एरिया, जो रिएक्शन में जो एक्चुअली एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर क्या करती है, उसके पार्टिकल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को उड़ा के लेके जाती है। तो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है कब, जब हम उसको फर्श पे फैला देते हैं। तो कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया, जल्दी इवेपोरेट हो जाता है वाटर। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी है कि जब बड़े साइज का होगा, काफी बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेंगे। चीनी के दाने बड़े बड़े लेते हैं तो देर में चीनी घुलती है, लेकिन अगर चीनी को पाउडर फॉर्म में कर लें तो जल्दी चीनी घुल जाएगी। जल्दी घुलने का मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। कब, जब छोटे पार्टिकल्स लिया तो साइज छोटा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और साइज छोटा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका, तो सरफेस एरिया इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन में। और भी एग्जांपल बताते हैं इसका, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो 1-2 मंथ के बच्चे होते हैं, जो गोदी में होते हैं, तो डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि ये टेबलेट ले लो, और ये टेबलेट खा तो पाएगा नहीं, और इसको क्या करना, इसको पीस के चम्मच से इसको घोल के पिला देना। तो ऐसा किस लिए कहते हैं,
ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ऐसे चीज़ें चाहिए, ऐसी चीज़ें उसको खाना चाहिए कि जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उसका अभी डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो जब हम एक लार्ज, क्या होता है, एक टैबलेट होती है, अगर उसको खाएगा तो उस टैबलेट को घुलने में, क्योंकि अभी क्या है, सरफेस एरिया कम है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसको घुलने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसको हम पीस करके पाउडर फॉर्म में खिला दें, तो पाउडर फॉर्म में खिला देंगे, सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब वो पाउडर काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया में कवर करेगा और उसमें फैल जाएगा। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और वो टैबलेट जल्दी से घुल जाएगी, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट का केमिकल नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा, या ज़्यादा होगा कम होगा। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर homogeneous system is greater than the rate of heterogeneous system। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? होमोजेनस सिस्टम का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हेटेरोजेनस से ज़्यादा होता है। इसको समझने के लिए हम क्लासरूम में चलते हैं। क्लासरूम में गाइस आपने देखा होगा कि मान लिया कि दो बच्चे टॉपर हैं क्लास में, और उन दोनों बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इक्वल आते हैं, टॉपेस्ट में, मतलब टॉप मोस्ट में बराबर मार्क्स आते हैं। तो जब दोनों के बराबर मार्क्स आते हैं तो उन दोनों बच्चों के बीच हमेशा कंपटीशन रहेगा। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से कभी नहीं बनेगी उनकी, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफीट करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल जीरो होते हैं, जो केवल पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ते रहते, तफरीबाजी करते रहते हैं, तो उनका क्या है, उनके अगर किसी टॉपर के बीच में अगर उनको बिठा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैठे हो चाहे ना बैठे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे वो बोलते भी हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं टॉपर्स लोग, तो वो सब हो जाता है। लेकिन अगर सेम क्वालिटी के दो चीज़ें अगर पास में रखोगे तो उनके बीच कभी नहीं बनेगी, वो हमेशा लड़ाई करेंगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है। अगर होमोजेनस सिस्टम लिया है हमने तो उसमें मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिमिलर टाइप्स के हैं, और सिमिलर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं, मीन्स नंबर ऑफ कोलिजन उसमें ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कोलिजन करते हैं। तो इस जिसके पास जाएगा वो उसको धक्का मारेगा, वो दूसरे के पास भेज देगा, फिर वो भी धक्का मारेगा, वो दूसरे के पास भेज देगा। तो इस तरह से आपस में कोलिजन की संख्या, कोलिजन के नंबर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं होमोजेनस में एज कम्पेयर टू द हेट्रोजेनस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, अगला पॉइंट देखते हैं पोटेशियम के इज द पोटेशियम। पोटेशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। पोटेशियम जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है सोडियम के कंपेयर में, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद H2। पोटेशियम का हाइड्रोजन गैस के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन the rate of sodium with hydrogen gas। मतलब
हमने 2 रिएक्शन करवाई, एक करवाया पोटेशियम को हाइड्रोजन गैस से, दूसरा करवाया सोडियम को हाइड्रोजन गैस से। तो पोटेशियम की जो रिएक्शन हो रही थी वो आधे मिनट में कंप्लीट हो जा रही है, लेकिन सोडियम की रिएक्शन होने के लिए कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है। तो पोटेशियम की रिएक्शन वेरी फास्ट हो रही है, मतलब ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू द सोडियम। इसका मतलब क्या, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम जो है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा, पोटेशियम जो होता है सीरीज में ऊपर होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मीन्स ज़्यादा रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये केस हो गया। और भी इसमें क्या होते हैं, कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इसमें फैक्टर्स हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के बेसिस पे क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ आयनिक बॉन्ड आपने सुना होगा, और आपने सुना होगा कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो वेरी फास्ट होती हैं, वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत फास्ट होती हैं। और जो कोवैलेंट होती है, कोवैलेंट रिएक्शंस वो कैसी होती हैं, स्लो होती हैं। तो इन दोनों में से रेट किसका ज़्यादा होगा, रेट जो है, रेट किसके लिए, आयनिक के लिए ज़्यादा होगा, रेट कोवैलेंट से। ठीक है, आयनिक का जो रेट है वो कोवैलेंट से ज़्यादा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड से। अच्छा, अब यहाँ पे हम केवल कोवैलेंट की बात करते हैं। तो कोवैलेंट में क्या हो सकता है, जैसे कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स के बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम ज़्यादा हो जाता है। कोई ऐसी स्पीसीज जो कि रिएक्शन कर रही है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और कोई ऐसी स्पीसीज जिसमें डबल बॉन्डेड है स्पीसीज है, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो और ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वहाँ पे। ओके, सो ये टॉपिक, ये फर्स्ट फैक्टर हमने एंड कर दिया। अब आते हैं फैक्टर नंबर 2 पे। तो फैक्टर नंबर 2 है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देखते हैं, इसको समझते हैं। इसको भी हम मिटा देते हैं यहाँ से। So, number 2 is the concentration of reactants। रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट डालेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट डालेगा, तो देखते हैं। तो इसका लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी concentration and is also directly proportional to the number of effective collision। इफेक्टिव कोलिजन पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, कोलिजन पे। अब इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने कंसनट्रेट HCl डाल दिया। क्या डाला, कंसनट्रेट HCl डाला, उस बीकर में है। अब उसमें क्या किया हमने, मार्बल के जो CaCO3 होता है, मार्बल CaCO3 इज द मार्बल के कुछ पीसेस ले लिए, कुछ टुकड़े इसके ले लिए और कंसनट्रेट HCl में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा और प्लस CO2 बनेगी। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, दिस इज कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, ये कैसी बनेगी, ये विगरसली बनेगी, विगरसली, बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकलती हुई हमें शो होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसी मार्बल के टुकड़ों को डाइल्यूट HCl के कंटेनर में अगर हम डाल देते हैं, जिसमें डाइल्यूट HCl भरा हुआ है, अगर इसमें डाल देते हैं इसके CaCO3 को, मार्बल्स को CaCO3 को डाल देते हैं, तो रिएक्शन तो ऐसी ही होगी, सेम होगी, CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये बहुत लिटिल अमाउंट में बनेगी,
लिटिल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ये हमें यहाँ पे मिलेगी। अब देखते हैं तो ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ। देखो ऐसा इसलिए हुआ कि जो कंसंट्रेट था तो इसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज HCl की जो मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा थे। यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं मोर कोलिजन, लेस कोलिजन। इस वाले में जो कंसंट्रेट HCl है इसमें कोलिजन कम होता है। जब कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स आपस में कम टक्कर मारते हैं, कम क्यों मारते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ही कम है। जैसे मान लिया हमने कि 10% HCl है, तो 10% HCl मीन्स होता है कि 10 मॉलिक्यूल जो है HCl के हैं और 90 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो ये बोलेंगे डाइल्यूट कंडीशन है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि 90% HCl है तो उसमें 90 मॉलिक्यूल हैं HCl के और 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। तो अब जितना वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, 100। अब एक में 100 मॉलिक्यूल हैं तो रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 100 है, और वो 100 जो है आपस में टक्कर मारते हैं, कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन इसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर कोलिजन, मोर कंसंट्रेशन, मोर रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आई थिंक दिस इज सो क्लियर। ओके, जो यहाँ पे थर्ड हम लेते हैं फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो तीसरा फैक्टर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो पहले इसका हम सिंपल रिलेशन लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। तो कैसे समझते हैं, देखो एक कंटेनर लिया यहाँ पे हमने, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको हम, जिसे समझने में प्रॉब्लम ना होगी। एक कंटेनर लिया जिसमें हमने लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। यहाँ पे देखो दिस इज पिस्टन, पिस्टन, ये हमने पिस्टन लगा दिया। और इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ गैस भर दी, डिफरेंट जैसे कि N2, H2, H2, N2, ये गैस हमने इसमें फिल कर दी। अब गैस जब फिल कर दी तो गैस के मॉलिक्यूल्स कब रिएक्शन करेंगे, जब आपस में पास में आएंगे। तो जितना जल्दी पास में आ जाएंगे उतना ही फास्ट रिएक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो अभी इनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को किसी मास से दबा देते हैं, पिस्टन के ऊपर कोई मास रख देते हैं, मीन्स इसके ऊपर हमने यहाँ पे M मास पुट कर दिया तो प्रेशर बढ़ा, मास क्या करेगा, इस पिस्टन को नीचे लेके आएगा। नीचे लेके आएगा तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, देखो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेगा और क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस डिक्रीज करेगी मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास में आ गए, N2H2 मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास में आ गए, क्लोज आ गए आपस में। तो क्लोज आ गए तो रिएक्शन भी फास्ट कर देंगे, जल्दी से रिएक्शन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब पास में आ गए तो एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, जब पास में आएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे मतलब वो आपस में खूब टक्कर मारेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने के कारण ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज्ड
और फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना था। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं पास पास में आ जाने से, तो उनके बीच कोलिजन के नंबर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। जब कोलिजन के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कोलिजन होता है उतना ही फास्ट रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए। अब 4th फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं।